Hello students, in the last lecture we were discussing physical properties of colloidal solution. So let us continue. The next physical property is color. So students, it is generally observed that colloidal solutions are mostly colored in appearance. Colloidal solution कलर्ड होती हैं, इसके पीछे जो रीज़न है दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेडिएशंस बाय द कोलाइडल पार्टिकल. तो कोलाइडल पार्टिकल पे जब विजिबल लाइट आके गिरती है वो उस लाइट रेडिएशंस को अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर कर देता है, और ये स्कैटर्ड लाइट जब हमारी आइज़ के ऊपर आके गिरती है तो हमें एक कलर दिखाई देता है. तो दिस इज द रीज़न वाई कोलाइडल सॉल्यूशन अपेयर टू बी कलर्ड इन नेचर. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये चीज़ कि कोलॉइडल सॉल्यूशन are colored in appearance due to scattering of light radiations by the colloidal particles. तो इस चीज़ को समझते हैं इस डायग्राम से. सपोज हमारे पास ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये एक कोलाइडल पार्टिकल है. जब इस कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर विजिबल लाइट आके गिरती है, तो दिस इज द विजिबल लाइट. तो ये कोलाइडल पार्टिकल क्या करता है, इस विजिबल लाइट को अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर कर देता है. So this is scattering of light. ये scattered light जब हमारी आंखों पे आके गिरती है तो इस scattered light की जो भी वेवलेंथ थी उसके करस्पॉन्डिंग हमें कलर दिखाई देता है, और इसी वजह से हमें ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो कलर्ड दिखाई देती है. तो ये कोलाइडल पार्टिकल जिस भी वेवलेंथ की रेडिएशन स्कैटर करेगा आपको इस सॉल्यूशन का वही कलर जो है वो दिखाई देगा. So this is the reason why the colloidal solutions they are generally found to be colored in appearance due to the scattering of light radiations. अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो कलर है ये डिपेंड करता है इस पार्टिकल की साइज पे. जितना पार्टिकल साइज में छोटा होगा उतना ही जो ये रेडिएशंस स्कैटर करता है ये लॉन्गर वेवलेंथ की होती है. ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ. जितना पार्टिकल साइज में छोटा, पार्टिकल की साइज को बड़ा करते जाओगे तो रेडिएशंस जो स्कैटर हो रही थी ये डिक्रीज होती जाएंगी, इनकी वेवलेंथ जो है वो कंटिन्यूअसली स्मॉल डिक्रीज होती जाएगी. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि वेवलेंथ डिपेंड करती है पार्टिकल की साइज पे. पार्टिकल की साइज बड़ी है तो वेवलेंथ जो स्कैटर हो रही है वो छोटी हो जाती है, और पार्टिकल की साइज अगर छोटी है तो जो वेवलेंथ वो स्कैटर कर रहा था वो इंक्रीज हो जाती है, बड़ी हो जाती है. इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है गोल्ड सॉल्यूशन. जब हम गोल्ड की कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो देखो बच्चों, गोल्ड एक मेटल होता है. मेटल जो है वो अपने आप पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा. तो मतलब गोल्ड को अगर आप पानी में डिजॉल्व करना चाहते हो तो आप एक लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ेगा. यू विल हैव टू यूज अ स्पेशल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस कोलाइडल सॉल्यूशन. आपने कोई स्पेशल मेथड यूज किया, सपोज ब्रिडिक्स आर्क मेथड हम यूज करते हैं इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए. जब ब्रिडिक्स आर्क मेथड हम यूज करते हैं तो हमारा पार्टिकल साइज जो बना गोल्ड का, सपोज इसकी साइज जो है वो 300 नैनोमीटर है. तो हमने पढ़ा था भाई 1 नैनोमीटर से लेकर और 1000 नैनोमीटर तक अगर पार्टिकल साइज है वो क्या रहता है, कोलाइडल रेंज में रहता है. तो ये सॉल्यूशन जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगी. जब इस सॉल्यूशन पे विजिबल लाइट आके गिरती है तो ये विजिबल लाइट को स्कैटर करेगा, और लाइट स्कैटर करने के बाद जो हमें इसका कलर दिखाई देता है इट अपीयर्स टू बी रेड इन कलर.
तो रेड कलर मतलब लॉन्गर वेवलेंथ, विजिबल लाइट की लॉन्गर वेवलेंथ जो होती है वो रेड रीजन होता है। तो सॉल्यूशन हमें रेड कलर की दिखाई दे रही है जब पार्टिकल साइज 300 नैनोमीटर था तब। हमने दोबारा इसी मेथड को रिपीट किया, ब्रडिक्स-आर्क मेथड को, और हमने फिर से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाई। और सपोज अब कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इसका पार्टिकल साइज इंक्रीज हो गया किसी रीजन से, तो ये पार्टिकल साइज जब बढ़ गया गोल्ड का, तो अब हमने देखा कि विजिबल लाइट जो स्कैटर हो रही थी, ये विजिबल लाइट जो है स्कैटर होने के बाद ब्लू कलर शो कर रही है। तो ये सॉल्यूशन हमें ब्लू कलर की दिखाई दे रही है जब पार्टिकल साइज 500 नैनोमीटर का था तब। तो जैसे जैसे पार्टिकल की साइज बड़ी होती जा रही है, कलर जो है वो क्या हो रहा है, रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब वेवलेंथ डिक्रीज होती जा रही है। तो इस ऑब्जर्वेशन से अब हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ द scattered radiation depends on the particle size. For example, colloidal solution of gold, when the particle size is small, appears red in color, ठीक है, and when the particle size increase, the color of solution is blue. तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट is inversely proportional to size of कोलोइडल पार्टिकल। तो जैसे जैसे कोलोइडल पार्टिकल की साइज जो है ये इंक्रीज होती जाएगी, वेवलेंथ शॉर्ट होती जाएगी। सो दिस इज द ओवरऑल कंक्लूजन फॉर द कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने कब पढ़ी थी? सेकंड चैप्टर में। क्या होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, और ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे। अब देखो, अगर हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा देखने को मिलेंगी या कम देखने को मिलेंगी? तो इस बात को हम समझते हैं यहाँ पर। कोलाइडल सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम कंपेयर कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन के साथ। तो किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा हाई होने वाली है, ये हमें पता करना है। तो देखो, इस चीज़ को हम इस तरीके से जो है वो रिलेट कर सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जो होती हैं इनका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। इसका मतलब इसका पार्टिकल जो है
वो साइज में काफ़ी स्मॉल है और इसका पार्टिकल साइज में काफ़ी लार्ज है। इसका पार्टिकल अगर स्मॉल होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो भी कम होगा, और इसका पार्टिकल अगर साइज में बड़ा है इसका मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो भी बड़ा आएगा। अब मैं सपोज ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला लेता हूँ। ये ट्रू सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, तो हमने जो सॉल्यूट डाला है वो यहाँ पर 10 ग्राम डाला, और कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए भी मैंने जो डिस्पर्स्ड फेज डाला है, जिसको हम सॉल्यूट कह सकते हैं, ये भी 10 ग्राम डाला है। लेकिन इसका मॉलिक्यूल जो है वो साइज में बड़ा है क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ी है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो साइज में छोटे हैं। तो अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम दोनों सॉल्यूशंस का निकालें, इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं और इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? C इंटू आर इंटू टी। सी को क्या लिख सकता हूँ? N अपॉन वी। N क्या होता है? N इज नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर भी ये इक्वेशन बन गई। ये दोनों सॉल्यूशंस की वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम सेम हो गई, गैस कांस्टेंट सेम हो गया, टेम्परेचर सेम हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने क्या डाला है? सेम डाला है। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? मॉलिक्यूलर मास पे। मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? इसका पार्टिकल साइज में बड़ा था, तो इस वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा रहेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? कम। और इसका मॉलिक्यूलर मास कम है क्योंकि इसका पार्टिकल साइज में छोटा था, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? लार्ज। तो इसका मतलब ट्रू सॉल्यूशंस हमें हाई वैल्यू शो करती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशंस की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसी आती हैं? स्मॉल वैल्यू। तो अब हम कंक्लूड करके लिख सकते हैं यहाँ पर कि बिकॉज colloidal solutions have large particles having high molecular mass. As a result, they have less number of particles in the solution due to which their colligative properties have small वैल्यूज। तो इस वजह से इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है उसकी काफ़ी कम वैल्यू हमें देखने को मिलती है। बच्चों आपने सेकंड चैप्टर में ये देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके हम किसी भी अननोन सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो सपोज अगर आपको इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, जो आपका सॉल्यूट है कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए जो आप यूज कर रहे हो, अगर उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ जाए, इज टू बी डिटरमाइंड यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कौन सा बेस्ट मेथड होगा? देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे हम। ठीक है, क्यों यूज करेंगे? ये आपको सेकंड चैप्टर में भी क्वेश्चन बताया गया था। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बेस्ट मेथड है टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सॉल्यूट। व्हाई? क्योंकि थोड़ा सा सॉल्यूट भी हम डालते हैं तो काफी बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है ऑस्मोटिक प्रेशर में। तो इस वजह से ये मेथड जो है यहाँ पर भी प्रेफर किया जाएगा अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं किसी डिस्पर्स्ड फेज या किसी कोलाइडल सब्सटेंस का। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड, इज प्रेफर्ड।
तो ये हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अब देखो बच्चों, एक साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टडी कर रहे थे, और इस कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टडी करने के लिए इन्होंने यूज किया एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो जब ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इस कोलाइडल सॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो इन्होंने ये देखा कि जो कोलाइडल पार्टिकल है ये एक डायरेक्शन में मूव करता है, फिर उसके बाद डायरेक्शन चेंज कर लेता है, फिर से मूव करता है, फिर से डायरेक्शन चेंज कर लेता है, फिर से मूव करता है, फिर से डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो ये कोलाइडल पार्टिकल कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है इस सॉल्यूशन के अंदर। ये ऑब्जर्वेशन थी इनकी। कोलाइडल पार्टिकल moves in a zigzag manner। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया। दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। रॉबर्ट ब्राउन, इनके नाम पे ही इस इफेक्ट का या इस प्रोसेस का नाम रख दिया गया कि कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये किसी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव नहीं करते, बल्कि कंटिन्यूअसली ये एक जिग जैग मैनर के अंदर मूव करते रहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, और इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, द जिग जैग मोशन ऑफ अ कोलाइडल पार्टिकल in the solution is called Brownian motion। तो इसको नाम दे दिया Brownian motion। अब देखो इसका रीजन क्या है, किस वजह से पार्टिकल जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका रीजन जो दिया गया वो ये था, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इसके अंदर जो डिस्पर्शन मीडियम हमने लिया है, डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो सपोज ये डिस्पर्शन मीडियम का पार्टिकल है, दिस इज अ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, जिसको हम सॉल्वेंट कह सकते हैं, और ये कोलाइडल पार्टिकल है, मतलब सॉल्यूट का पार्टिकल। तो ये जो डिस्पर्शन मीडियम है इसके मॉलिक्यूल्स या इसके पार्टिकल्स, इनके पास काइनेटिक एनर्जी रहती है। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मूव करते रहते हैं, और जब ये मूव करते हैं तो ये टकराते हैं इस कोलाइडल पार्टिकल के साथ। इस कोलिजन की वजह से इस पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और इसी वजह से हमें ये एक जिग जैग मूवमेंट शो करता है सॉल्यूशन के अंदर। सो रीजन ऑफ दिस ब्राउनियन मोशन इज गिवन एज, इन द कोलाइडल सॉल्यूशन the particles या molecules of dispersion medium are in continuous motion due to kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। As a result, they strike with the
colloidal particle and change their direction, तो इनकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इस वजह से ये जिग जैग मोशन हमें देखने को मिलता है कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर इन पार्टिकल्स का। तो ये रीज़न था ब्राउनियन मोशन के लिए, और यही ब्राउनियन मोशन फिर एक्सप्लेनेशन बन जाता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल क्यों होती है इसका। तो अगर हम ब्राउनियन मोशन को अप्लाई करें तो ये रीज़न है फॉर द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस कह सकते हो इसका। ड्यू टू ब्राउनियन मोशन द कोलाइडल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। भाई कंटिन्यूअसली कोलाइड करते रहेंगे और zigzag मूव करते रहेंगे तो नीचे सेटल नहीं होंगे। डू नॉट सेटल डाउन एंड हेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हमने पढ़ा था कि भाई कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक आप रखो उसको, तो वो सेटल नहीं होते इसके पार्टिकल्स। क्यों नहीं सेटल होते? इस ब्राउनियन मोशन की वजह से। ब्राउनियन मोशन जब तक है, कोलाइडल पार्टिकल्स जब तक जिगजैग मूवमेंट शो कर रहे हैं, तब तक वो आपको सेटल नहीं होने देंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स को सेटल नहीं होने देंगे, और ये सॉल्यूशन इसी वजह से स्टेबल बनी रहेगी। तो ये हो गई मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। सो दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी। अब देखो, इस प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम था टिंडल। ईयर था 1869। इन्होंने एक कोलाइडल सॉल्यूशन को एक डार्क रूम में रखा, ठीक है। तो एक अंधेरे कमरे में कोलाइडल सॉल्यूशन को रखा गया, और इस कोलाइडल सॉल्यूशन में से लाइट जो है उसकी बीम पास कराई गई। So this is light beam। ये लाइट बीम जब इस सॉल्यूशन में से पास हुई तो इन्होंने ये देखा कि अगर इस सॉल्यूशन को यहाँ से देखा जाए, मतलब 90 डिग्री टू द पाथ ऑफ लाइट, ये लाइट का पाथ है, इसके 90 डिग्री के एंगल पे अगर इस सॉल्यूशन को देखा जाए तो ये पाथ हमें दिखाई देता है। दिस पाथ इज विजिबल, और ये पाथ कैसा दिखाई देता है? ब्लूइश कलर का, ब्लूइश पाथ दिखाई देता है। तो ये ऑब्जर्वेशन होता है एक डार्क रूम के अंदर। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जब उसमें से कोई लाइट पास कराई जाती है और उसके 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जब देखा जाता है उसको, तो हमें एक ब्लूइश पाथ दिखाई देता है, वो पाथ जिससे लाइट पास हो रही थी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और ये क्यों हो रहा है? ये होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो जब लाइट रेडिएशंस कोलाइडल पार्टिकल्स से टकराती हैं और स्कैटर होती हैं, तो जब 90 डिग्री के एंगल पे आप इस स्कैटर्ड लाइट को देखते हो तो आपको ब्लू कलर की लाइट मिलती है। स्कैटर्ड वेवलेंथ जो मिल रही है वो ब्लू कलर की मिल रही है, और यहाँ पर इसी वजह से आपको ये ब्लूइश पाथ दिखाई दे रहा है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में हम टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं। देखिए, इस चीज़ को जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। टिंडल in 1869 studied a colloidal solution
kept in dark room and projected with a converging light beam. When this light beam is passed through colloidal solution and observed at 90 degree to the path of light, then a bluish light is observed. With the illuminated path. तो illuminated path मतलब उसका रास्ता जो है वो हमें दिखाई दे रहा था। इस इफेक्ट को नाम दिया गया टिंडल इफेक्ट। So this effect was called Tyndall effect. This is due to scattering of light by the colloidal particles. ठीक है, तो ये हमें क्यों दिखाई दे रहा था? क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो लाइट स्कैटर कर रहे थे और ये स्कैटर्ड लाइट जो थी वो हमें दिखाई दे रही थी एक ब्लूइश कलर को। इस इफेक्ट को नाम दिया गया टिंडल इफेक्ट। तो अगर आपसे कोई टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन पूछता है तो आप इन शॉर्ट ये डेफिनेशन लिखेंगे, द स्कैटरिंग ऑफ light radiations by the colloidal particles is called Tyndall effect. So this will be the answer. ये टिंडल इफेक्ट आपको डेली लाइफ में भी दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे रूम में कोई विंडो है और इस विंडो से सनलाइट जो है इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ये सनलाइट जो है इसका पाथ हमें दिखाई देता है रूम के अंदर। क्यों दिखाई देता है इसका पाथ? क्योंकि इसके रास्ते में जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जो एयर के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, ये कोलाइडल पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करने लग जाते हैं। तो कोई लाइट रेडिएशन आ रही है, किसी कोलाइडल पार्टिकल से टकरा रही है, वो इस लाइट को स्कैटर कर देता है और हम इस लाइट को जब देखते हैं तो हमें ये पार्टिकल भी दिखाई देता है और ये रास्ता भी दिखाई देता है। सो दिस इज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, so the observation of light radiations entering into the room due to scattering of light by the colloidal particles present in air is Tyndall effect. तो ये एक डेली लाइफ के अंदर आप टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं इस तरीके से। टिंडल इफेक्ट जो है इसकी दो कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट। पहली कंडीशन, जो लाइट आप डाल रहे हो इस सॉल्यूशन के अंदर, इस लाइट की वेवलेंथ जो भी है, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट, इस लाइट की वेवलेंथ और कोलाइडल पार्टिकल की साइज, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब कोलाइडल पार्टिकल जो है वो इट शुड नॉट बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ। कोलाइडल पार्टिकल की साइज वेवलेंथ से कंपेरेबल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए।
अगर कोलाइडल पार्टिकल इस लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा छोटा है तो आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो वेवलेंथ अगर बड़ी है, ये वेवलेंथ है, ये अगर बड़ी है और पार्टिकल जो है वो साइज में छोटा है तो टिंडल इफेक्ट विल नॉट बी ऑब्जर्व। तो ये आ जाती है पहली कंडीशन, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल मस्ट बी comparable to the wavelength of light and not very small। पहली कंडीशन। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम का जो है इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम शुड बी डिफरेंट, पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस जो है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप थोड़ा बहुत भी डिफरेंस अगर रखते हो तो ये इफेक्ट आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन ये जो है डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिमिलर नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल। तो ये आ जाते हैं दो कंडीशंस जिस पे आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल इसकी बात की जाती है। तो हमने जब प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा था तब हमने ये बात पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम ऐड करते हैं प्रेसिपिटेट के अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट एड्जॉर्ब हो जाते हैं प्रेसिपिटेट की सरफेस पे और सिमिलर चार्ज डेवलप हो जाता है सरफेस पे, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो आपने डिसइंटीग्रेशन मेथड पढ़ा था, उसमें प्रेसिपिटेट से कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन जो था वो पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने ये बोला था कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं इनकी सरफेस पे चार्ज डेवलप हो जाता है। ये चार्ज जो है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इसी रिपल्शन की वजह से ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में हम इसी चार्ज की बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों यहाँ पर द कोलाइडल सॉल्यूशन is formed due to the similar charge present on the surface of colloidal particle which causes a repulsion between these colloidal particle and keeps the solution stable।
keeps the solution stable. This charge, it can be positive or it can be negative. This charge on colloidal particle can be positive और नेगेटिव। तो कौन सा चार्ज होगा वो डिपेंड करता है कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और यही चार्ज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आपको बुक्स में एक टेबल मिलेगी, इस टेबल में ऐसे कोलाइडल पार्टिकल्स जो है उनको क्लासिफाई किया गया है जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जमा होता है। तो फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज जिन कोलाइडल पार्टिकल्स पर डेवलप होता है उनके नाम जब आप देखेंगे तो इसमें मोस्टली आपको सल्फाइड सॉल्ट्स मिलेंगे, जैसे AS2S3, स्टार्च, गम, जिलेटिन, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े थे, जो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बना लेते हैं इजीली, ये सभी आ जाते हैं इस कैटेगरी में, नेगेटिव चार्ज वाली में। इसके अलावा जो मेटल की कोलाइडल सॉल्यूशन हम बनाते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये सभी आ जाती हैं इस कैटेगरी में। दूसरी तरफ आती है पॉजिटिव चार्ज वाली कोलाइडल सॉल्यूशन, इस कैटेगरी में कौन आएगा? तो देखो यहाँ पर ऑक्साइड सॉल्ट Fe2O3, Al2O3, इसके अलावा हाइड्रोक्साइड सॉल्ट AlOH होल थ्राइस, FeOH होल थ्राइस, इसके अलावा बेसिक डाइज ये आ जाएंगी इस कैटेगरी में। तो ये सभी सॉल्यूशंस जब इनकी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाई जाती है तो इनकी सरफेस पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है? Fe2O3 का अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा जब इसकी कोलाइडल सॉल्यूशन आप बनाओगे तब। और नेगेटिव चार्ज वाली जो है तो AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड, इसकी सरफेस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा जब कोलाइडल सॉल्यूशन बनाओगे तब। तो इस तरीके से आप जो है वो इस टेबल के अंदर ये देख सकते हैं कि अलग अलग सब्सटेंसेस जो हैं उन पर डिपेंड करता है कि उनकी सरफेस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा। अब इस चार्ज को एक्सप्लेन किया गया अलग अलग तरीके से। ये चार्ज जो है वो कहां से आ रहा है, इसके लिए अलग अलग प्रेडिक्शंस जो है वो की गई। सबसे पहली प्रेडिक्शन आती है जिसमें ये बोला गया कि ये एक फ्रिक्शनल चार्ज होता है। फ्रिक्शनल चार्ज का मतलब जो चार्ज फ्रिक्शन से डेवलप होता है। तो इसमें ये बोला गया कि जो डिस्पर्शन मीडियम है, दी मॉलिक्यूल्स ऑफ dispersion medium and colloidal particles rub their surface due to motion and hence they develop frictional charge. तो अगर डिस्पर्शन मीडियम जो है, सपोज ये इसका मॉलिक्यूल है डिस्पर्शन मीडियम का, ये डिस्पर्शन मीडियम का मॉलिक्यूल भी मूव कर रहा है, कोलाइडल पार्टिकल भी मूव कर रहा है, जब ये एक दूसरे की सरफेस को रब करते हुए निकलते हैं तो उससे क्या हो जाता है? इनकी सरफेस पे अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। तो सपोज डिस्पर्शन मीडियम की सरफेस पे अगर नेगेटिव चार्ज आया
तो इस कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। तो ये थ्योरी दी गई इस चार्ज के डेवलपमेंट के लिए कि फ्रिक्शनल चार्ज डेवलप होगा जब डिस्पर्शन मीडियम और कोलाइडल पार्टिकल मूव करते टाइम एक दूसरे की सरफेस को रब करते हुए निकलते हैं तब। सो दिस वाज द कॉज। लेकिन ये रीजन जो है उसको ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब आता है दूसरा एक्सप्लेनेशन, सेकंड एक्सप्लेनेशन। सेकंड एक्सप्लेनेशन कहता है कि ये चार्ज डेवलप होता है ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। इस पॉइंट में ये बोला गया कि आपके पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं इनके कुछ आयंस एड्सॉर्ब हो जाते हैं इनकी सरफेस पे, और इन आयंस के एड्सॉर्प्शन की वजह से चार्ज डेवलप हो जाता है कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पे। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सिल्वर आयोडाइड इसके प्रेसिपिटेट है हमारे पास, और इस सॉल्यूशन में अगर पोटेशियम आयोडाइड एज एन इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर देते हो थोड़ा सा भी, तो ये क्या करता है, K पॉजिटिव I नेगेटिव, I नेगेटिव आयन कॉमन है इसके अंदर, तो I नेगेटिव को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेगा और क्या बना देगा, ये बना देगा इसका कोलाइडल पार्टिकल विद चार्ज। इसी में अगर हम AgNO3 ये इलेक्ट्रोलाइट अगर ऐड कर दें इस सॉल्यूशन के अंदर, तो Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, अब कौन सा आयन कॉमन है, Ag पॉजिटिव, तो अब ये क्या करेगा, ये इस Ag पॉजिटिव को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर देगा। तो कोलाइडल पार्टिकल जो है उसकी सरफेस पे किसी पर्टिकुलर आयन का एड्सॉर्प्शन हो रहा है, एड्सॉर्प्शन, सरफेस के ऊपर वो पार्टिकल जाके स्टिक हो गया। यहाँ पर भी I नेगेटिव का एड्सॉर्प्शन हुआ सरफेस पे, तो ये एड्सॉर्प्शन जो है उसकी वजह से कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज आता है। ये रीजन दिया गया इस पॉइंट पे। हमने लास्ट लेक्चर में एक और कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन पढ़ी थी, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये प्रेसिपिटेट होते हैं, सेटल हो जाता है सॉल्यूशन जब बनाते हैं तब। इसके अंदर अगर हम FeCl3 डाल दें, तो FeCl3 जो है इसमें क्या चीज़ है, Fe3 पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव, तो कॉमन आयन कौन सा है, +3। तो ये एड्सॉर्ब हो जाएगा इसकी सरफेस पे, और एड्सॉर्ब होने के बाद में कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इसकी सरफेस के ऊपर। तो इस तरीके से फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है उसकी भी कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाती है जब उसमें FeCl3 जो है वो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं तब। तो ये रीजन दिया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, तो इसको आप लिखोगे कि भाई कोलाइडल पार्टिकल, colloidal particles develop charge due to adsorption of a particular ion from the electrolyte present in the solution. Example, PPT of AgI adsorb I- ion from potassium iodide। तो AgI ये इसका मॉलिक्यूल है जो PPT की फॉर्म में है। ये क्या करता है, I- को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेता है और इस तरीके से नेगेटिवली चार्ज
हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर। ऐसे ही आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि भाई अगर हम इसके अंदर AgNO3 ये ऐड करते हैं तो Ag पॉजिटिव, ठीक है, Ag पॉजिटिव आयन जो है वो एड्जॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस पे और फिर क्या हो जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पर Ag पॉजिटिव आयन फ्रॉम AgNO3, ये सेकंड एग्जाम्पल है जिसमें इसने पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लिया अपनी सरफेस के ऊपर। तो ये दिया गया रीज़न, ये रीज़न जो है वो ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं, इस वजह से इस रीज़न को जो है वो ज़्यादा फेवर किया जाता है जब फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की बात आती है। तब ये चार्ज डेवलप होता है ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ अ पर्टिकुलर आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब देखो कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो चार्ज के डेवलपमेंट के लिए दिए गए। एग्जांपल लेते हैं हम सोप का। तो सोप के अंदर क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम। तो ये सोप का मॉलिक्यूल है जो कि सोडियम सॉल्ट है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड का। जब आप इसको सॉल्यूशन के अंदर डालते हो तो क्या हो जाता है, Na पॉजिटिव अलग हो जाता है और ये बाकी जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट ये अलग हो जाता है। जब इसके मॉलिक्यूल्स, इनकी कंसंट्रेशन CMC क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाती है या इसके बराबर हो जाती है, तो ये हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, ये हाइड्रोकार्बन एग्रीगेट हो जाते हैं इस तरीके से और क्या बना लेते हैं, माइसिल। तो देखो माइसिल जो होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट अंदर की तरफ और पोलर हेड बाहर की तरफ। अब इस पोलर हेड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो कुछ सॉल्यूशंस जो हैं वो इस तरीके से चार्ज डेवलप कर लेती हैं क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी आयन से बने होते हैं, ठीक है, उनका कोई पार्ट जो होता है वो आयन से बना हुआ होता है। जब इन मॉलिक्यूल्स को आप सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये आयंस ब्रेक हो जाते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा या पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज जब डेवलप होता है तो ये मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन के अंदर एग्रीगेट हो जाते हैं और इस तरीके की माइसिल फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये जो माइसिल है इसकी सरफेस पे आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल फॉलोड बाय एग्रीगेशन, फॉलोड बाय एग्रीगेशन। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, इसी बात को हम यहाँ पर लिखते हैं, some molecules having polar heads, some colloidal या some colloids having polar heads when dissolved in water dissociate into ions and these ions aggregate and form colloidal particles due to the charge present on their ions. They appear to be charged colloids. Example is soap. तो आप यहाँ पर बना सकते हैं कि सोप का मॉलिक्यूल जो होता है वो एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है जिसका हेड वाला पार्ट होता है ये पोलर होता है
तो ये वाला पार्ट नॉन पोलर है, ये वाला पार्ट पोलर है। जब पानी में डालेंगे तो ये आयन सेपरेट हो जाएंगे और ये मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोकार्बन वाला मॉलिक्यूल ये एग्रीगेट हो जाएगा सूप सॉल्यूशन के अंदर और इस तरीके से माइसिल फॉर्मेशन कर लेगा। ये जो माइसिल फॉर्मेशन हुई इसमें ये जो पोलर हेड है इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर CO माइनस जो है वो बाहर की तरफ रहता है। तो ये बन गया हमारा एक चार्ज पार्टिकल जिस पे नेगेटिव चार्ज है। एक और थ्योरी दी जाती है कुछ और मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के लिए। कई ऐसे सब्सटेंस जो हैं वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं जिनकी सरफेस पे पहले तो एक मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होता है और फिर वो मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है फोर्थ एक्सप्लेनेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। इसमें हम बोलेंगे डिसोसिएशन ऑफ molecular electrolytes on the surface of colloid। इसको देखो बच्चों, हमारे पास आर्सेनिक सल्फाइड जो है इसका हमें सॉल्यूशन बनाना है। तो हमने क्या किया, हमने इस सॉल्यूशन में से H2S गैस जो है वो पास करें। तो यहाँ से हम H2S गैस जो है वो पास कराते हैं। H2S गैस जब इस सॉल्यूशन के अंदर एंटर होती है तो H2S के मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो H2S मॉलिक्यूल एडजॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ AS2S3। अब सरफेस पे एडजॉर्ब होने के बाद ये H2S जो है वो डिसोसिएट हो जाता है इस तरीके से, और क्योंकि AS2S3 में और इन दोनों में से कौन सा आयन कॉमन है, ये, तो H+ तो चला जाता है पानी के अंदर और S2 नेगेटिव जो है वो इसकी सरफेस पे रह जाता है। तो ये अपनी सरफेस पे S2 माइनस को एडजॉर्ब कर लेता है और H+ को जो है वो सॉल्यूशन के अंदर रिलीव कर देता है। तो सॉल्यूशन में तो H+ घूमेगा, लेकिन इस कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये रीजन दिया गया ऐसे सॉल्यूशंस में जहां पर पहले तो एक मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुआ सरफेस पे और फिर वो डिसोसिएट हुआ। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, तो इसमें हम इसी एग्जांपल को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। ड्यूरिंग प्रिपरेशन of some colloidal solution such as colloidal solution of AS2S3, ये एग्जाम्पल है हमारा, is prepared by passing H2S gas through it. This H2S gas is adsorbed on the surface of colloid where it dissociate into H+ and S2- ions. S2- ion is adsorbed on the surface of AS2S3 and H+ ion is released in the solution. तो इस वजह से the AS2S3 solution जो obtained हुई, it is negatively charged।
ठीक है। तो ये हो गई हमारे रीजंस या एक्सप्लेनेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। चलिए, अब ये जो चार्ज डेवलप हुआ है कोलाइडल पार्टिकल पे, इसको अगर आप सॉल्यूशन के अंदर स्टडी करते हो तो यहाँ पर आपको एक फिनोमिनन जो है वो देखने को मिलेगा। सपोज मैं सिल्वर आयोडाइड वाले सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ जिसने आयोडीन का I- आयन जो था वो एड्जॉर्ब कर लिया था सरफेस पे। तो देखो बच्चों, ये I- कहाँ से आया था? Ki से। तो सिल्वर आयोडाइड में मैंने Ki डाला था, तो इसने K+ को तो एड्जॉर्ब नहीं किया लेकिन I- को एड्जॉर्ब कर लिया। ये जो K+ है ये सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है, और सॉल्यूशन में ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये इस सॉल्यूशन में इस कोलाइडल पार्टिकल के बाहर एक लेयर बना लेता है, ठीक है। तो ये लेयर जो है, अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊं, ये सिल्वर आयोडाइड है, ये इसकी सरफेस है, यहाँ पर I- चार्ज जो है वो इकट्ठा हो रखा है, ठीक है। ये इसकी सरफेस पे जो चार्ज एड्जॉर्ब हुआ वो है, और इस I- के बाहर सॉल्यूशन के अंदर ये लेयर बनी हुई है K+ की। तो ये एक डिफ्यूज्ड लेयर कहलाती है। ये लेयर फिक्स नहीं है, ये लेयर तो फिक्स है, दिस इज अ फिक्स्ड लेयर, क्योंकि ये सरफेस पे एड्जॉर्ब हो चुकी है। लेकिन ये डिफ्यूज्ड लेयर है, ये फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली कोलाइड विद K+ एंड डिस्प्लेस देम। तो इसको तो यहाँ पर एक सरफेस मिल गई जिसको ये पकड़ के यहाँ पर सरफेस पे रह सकते हैं, लेकिन K+ को यहाँ पर कोई सरफेस नहीं मिल रही जिसको ये होल्ड कर सके। तो इस वजह से ये लेयर जो है वो मूवेबल लेयर होती है, मतलब कंटिन्यूअसली ये पार्टिकल्स जो है वो एक्सचेंज होते रहते हैं। तो इस वजह से इसको बोला जाता है डिफ्यूज लेयर और इसको बोला जाता है फिक्स्ड लेयर। और इन दोनों लेयर्स को हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज डिफ्यूज्ड लेयर। तो ये हमारी हेल्महोल्ट्ज डिफ्यूज्ड लेयर कहलाती है। जब दो अपोजिट चार्जेस इकट्ठे हो जाएं किसी लेयर के अक्रॉस, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, और इस पोटेंशियल को बोला जाता है जीटा पोटेंशियल। तो जीटा पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाती है? द पोटेंशियल डेवलप्ड on the Helmholtz layer due to separation of charges is called zeta potential। तो इसको हम नाम दे देते हैं जीटा पोटेंशियल। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज आया, चार्ज कहाँ से आया, अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए गए अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए। और जब ये चार्ज अगर हम प्रैक्टिकली सॉल्यूशन में देखें तो ये दो लेयर्स की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाता है। ये दो लेयर्स जो हैं, एक फिक्स्ड लेयर होती है, एक डिफ्यूज लेयर होती है। ये जो बीच वाली लेयर है दिस इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज लेयर, और इस हेल्महोल्ट्ज लेयर पे ये पोटेंशियल जो डेवलप होगा दिस इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल इज ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन अक्रॉस दी हेल्महोल्ट्ज लेयर। तो ये हो जाता है बच्चों आज के लिए। बाकी जो बचा हुआ टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।